अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फ़ज़ान अली कुरैशी और आप सब लोगों को खुशामदीद मेरे इस चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। जैसा कि एस्पायरेंट्स स्पेशली जो मेरे एमडीकेट के एस्पायरेंट्स हैं, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। आज हम बेसिकली पीएमसी का जो प्रैक्टिस टेस्ट है, यानी कि पीएमसी का जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट है, जो उसने प्रैक्टिस के लिए अपनी पोर्टल के ऊपर अभी सिर्फ 5 टेस्ट दिए हैं, वो सॉल्व करने के लिए, यानी कि आप अपने आप को, अगर आपकी जो तैयारी है वो अपने, यानी कि आप रिवीजन के ऊपर चल रहे हो, तो काइंडली आप अपनी प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर सॉल्व कीजिए। और आज मैं इधर जो वीडियो बनाने का मकसद ये है, वो ये है कि सिंपल सा है कि हम इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी पोर्शन में से हमारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, और उसमें हम ये भी चेक करेंगे कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ताकि आप उसके लिए ज़्यादा तैयारी करें और आप उसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। क्योंकि मुझे पता है कि कम से कम हर किसी बच्चे के पास 20 दिन का टाइम तो अभी है, क्योंकि डेट जो हो गई है वो एक्सटेंड हो गई है। तो अब जितने भी डिफरेंट एरिया के जितने भी लोग हैं, डिफरेंट प्रोविंस के, उन सब के लिए 20 दिन है उन सब के पास। तो काइंडली आप सब लोगों को एक काम ये करना है कि जितने भी पीएमसी के टेस्ट हैं 2021 के से लेके और 2022 के जो 5 पीएमसी के मॉक टेस्ट के जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं, इनको आपको सॉल्व करने हैं। मैं कोशिश करूँगा जितने मेरे से लाए जाएंगे, मैं कोशिश करूँगा कि 2021 के जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट होंगे मैं इधर सॉल्व करवा दूँ आपको, लेकिन इनके बाद करवाऊँगा जो अभी हमें 2020 के जो प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं उनके बाद मैं आपको सॉल्व करवा दूँगा। तो आज हम चलते हैं, चले अपने पहले एमसीक्यूज की तरफ। यार, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप एमडीकेट के हवाले से जितनी भी न्यूज़ चाहते हैं तो काइंडली मुझे फॉलो भी करते रहिए। मैं आपको मैं जितने भी एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊँगा। तो आज को जो है बेसिकली हमारा प्रैक्टिस टेस्ट 1 है, तो हम इस प्रैक्टिस टेस्ट 1 के अंदर पहले एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। हालांकि जो पहला एमसीक्यूज हमारे से मालूम किया जाता है, बोला जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस। वायरसेस आर इंटरसेलुलर पैरासाइट्स। सही बात है, ये कोई गलत नहीं हो सकती। वायरसेस कैन नॉट अटैक अपॉन प्रोक्यूर्स, नहीं अटैक, सही है ये भी। अब इसके ऊपर अगर हम एमसीक्यू नंबर 1 का सी देखते हैं, वायरसेस कंटेन जेनेटिक फॉर्मेशन एंड अ कैप्सिड कोड प्रोटीन, ये भी सही है, ये भी इनकरेक्ट नहीं है। अच्छा, अभी तक हमारे से जो आंसर बोला गया है, जो पूछा गया है हमारे से, इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांगी गई है, तो इसकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आती है हमारे पास डी आती है, यानी कि वायरस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। ठीक है, तो अब हमारे अगले एमसीक्यू की जानिब बढ़ते हैं। पॉक्स वायरस आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस, ये आरएनए और ये डीएनए या प्रोटीन वायरस। अब इसका जो सिंपल सा आंसर है वो ये है कि पॉक्स वायरस आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। इसको भी आपने याद रखना है। मैं तो कह रहा हूँ कि इसको भी आप अपने जो एमसीक्यूज़ की जो सीधी लाइन है उसको आप नोट बना के रखें, क्योंकि ये जो एमसीक्यूज़ है मेमोराइजिंग एमसीक्यूज़ हैं। तो अब चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू से जाने। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज़ कॉम्प्लेक्स कैप्सिड दैट कंसिस्ट पॉलीहेड्रल हेड एंड हेलिकल टेल। अच्छा, अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप मुझे दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आपने अगर आंसर लिख लें भले अपने पास, अगर आपको नहीं पता तो मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ। यानी कि वो वायरस है जिसके पास कॉम्प्लेक्स कैप्सिड हो, ठीक है, उसके पास पॉलीहेड्रल हेड हो और क्या हो, हेलिकल टेल हो, तो भाई वो एक ही वायरस है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज होता है। वो कौन सा होता है वो वायरस, बैक्टीरियोफेज होता है। अब देख रहे हैं आप लाइनदारी से, इधर जितने भी अब वायरस के बहुत सारे सवाल आ चुके हैं, ये सारे एसेलुलर लाइफ में से सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू यानी कि एमसीक्यू नंबर 4 की जानिब अगर हम बढ़ते हैं, तो हमारे से पूछा जाता है कि द वायरसेस वो कैन अटैक द बैक्टीरिया आर नाउन एज, ऑफकोर्स बैक्टीरियोफेज कहते हैं उन्हें हम। इसी तरीके से अगर हम अपने अगले एमसीक्यू से जानिब बढ़ें, तो अगले एमसीक्यू हमारे से पूछता है कि टू रिड्यूस वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डैश इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पास, यानी कि डैश इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड डैश मॉलिक्यूल ऑफ NADH आर ऑक्सीडाइज। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है कि एक मॉलिक्यूल जो, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पास किया जाता है किसके तहत, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के तहत, जो कि क्या करता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ NADH को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है एमसीक्यू नंबर 5 का, वो हमारे पास क्या है, सी है।
ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। या इसको भी आप अच्छी तरीके से हम अपने अगले MCQ से जाननी पड़ते हैं। MCQ नंबर 6 हमारे से पूछता है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट पाथवे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट पाथवे ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इसमें से आप डिसाइड करें कि इसके अंदर से कौन सा जो प्रोसेस है वो क्या है, इनकरेक्ट है। A B C और D हमारे पास ऊपर है। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। तो हमारे पास D आ गया। D है ग्लाइकोलाइसिस लिंक रिएक्शन कर्व साइकिल, तो आपने D भी देख लिया। तो अगर हम देखते हैं एक एक्चुअल जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का पाथवे आता है हमारे पास MCQ नंबर 6 का, बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, वो तो सब में ही होती है। अच्छा, उसके बाद क्या होती है आपके पास, होती है MCQ नंबर 6 के अंदर होती है फिर रिडक्शन होती है। क्या होती है, अब रिडक्शन भी अब देखिए रिडक्शन से आपके 2 MCQs तो बाहर आ गए, बाकी 2 अलग हो गए। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, दूसरा फ़र्क होता है डी कार्बोक्सिलेशन होना, यानी कि पहले क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस होती है, फिर क्या होती है, रिडक्शन होती है, और फिर क्या होती है, डी कार्बोक्सिलेशन, यानी कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि करेक्ट अल्कोहलिक पाथवे क्या है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, पहले ग्लाइकोलाइसिस, फिर रिडक्शन, फिर डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अब हम अगले MCQs की जाननी पड़ते हैं, जो MCQs नंबर है हमारे पास 7। MCQs नंबर 7 हमारे से इधर मालूम करता है कि द इनिशियल स्टेप इज़ ब्रेकिंग डाउन इज़ ब्रेक डाउन ग्लूकोज आर कॉल्ड, यानी कि जो इनिशियल स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा है। तो वो क्या होता है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का, उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, कीमोऑस्मोसिस कहते हैं, या ऑक्सीडेशन कहते हैं। यार MCQ नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास, वो क्या आता है, रिडक्शन आता है, यानी कि जो पहले हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, द इनिशियल स्टेप इज़ ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज आर कॉल्ड रिडक्शन। इस बात को भी आपने अपने दिमाग में बसा कर रखना है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट MCQs है, और आपको पता भी चल रहा हो कि किस टाइप के MCQs आपसे PMC पूछ रहा है इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने PMC के जो टेस्ट उठाया है, बेसिकली ये कंपोज हुआ है जब भी मैंने इसको लिया, क्योंकि एक PDF अगर स्क्रीनशॉट वाला PDF होता है उसमें थोड़े एरर्स हैं, इस वजह से मैंने इसको कंपोज हुए हुए PDF के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि आसानी आपको भी हो समझने के अंदर। तो अब हम चलते हैं हमारे MCQ नंबर 9 की जानिब। तो MCQ नंबर 9 हमारे से इधर पूछता है द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इंडिकेट्स इट्स केमिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल फंक्शन, फिजिकल अपीयरेंस, या कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें आपसे एक फ़ीचर बोल रहा है, ये फ़ीचर है लाइक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रोटीन का क्या इंडिकेट करता है, करेक्टर बताता है, फिजिकल अपीयरेंस बताता है, या बायोलॉजिकल फंक्शन, या केमिकल फंक्शंस। यार 9 का जो करेक्ट आंसर आता है, ऑफ कोर्स D इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। इस बात को तो आपको अपने दिमाग में बसा लेना, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के, उनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। सही है। अगर हम MCQ नंबर 10 की जानिब बढ़ें, तो वो कहता है कि ओनली वन कंपाउंड इज़ न्यूट्रल, अदर आर रिएक्टिव। पॉइंट द वन बोला है कि सिर्फ एक कंपाउंड है जो न्यूट्रल होता है और बाकी सारे क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। इनमें से आपको क्या करना है, पॉइंट करना है एक को। तो भाई इसमें से जो MCQ नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है सी होता है, सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास MCQ नंबर 10 का आता है वो आता है यूरिन। बेसिकली ये वन कंपाउंड है जो कि न्यूट्रल होता है, अदर आर रिएक्टिव होते हैं। इनमें जितने भी साइटोप्लाज्म में HCl, प्योर वाटर, दे आर ऑल आर रिएक्टिव। सही है, बट कंपाउंड जो आपका यूरिन है, दिस इज़ न्यूट्रल कंपाउंड। तो हम चलते हैं हमारे अगले MCQ से जाने पे। MCQ कहता है हमारे से द टेम्पररी स्टोरेज ऑफ एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी इज़ सेलुलोज, ग्लाइकोजीन, ATP, या फैट। यार MCQ नंबर 11 का आंसर आप मुझे दें, मैं आपका वेट करूँगा। ये बड़ा ही एक फेमस और बहुत आसान MCQ है, आपको पता होना चाहिए। देखिए PMC आपसे टेस्ट तो ले रहा है, लेकिन बहुत आसान MCQ दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लाइक बच्चे होंगे जिनको भी पता होगा, तो आप मुझे इसका आंसर दीजिए। MCQ नंबर 11 का मैं आपका वेट करूँगा।
अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की तरफ। बोलता है द पल्मेटिक एसिड मेल्ट्स एट 8 सेल्सियस, 72 सेल्सियस या 63 सेल्सियस या 7 सेल्सियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है वो आता है सी, यानी कि जो पल्मेटिक एसिड होता है वो कितने पे मेल्ट हो जाता है, आपका 63.1 सेल्सियस के ऊपर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको आप अलग से पेन कॉपी लेके लिखते रहें, ठीक है। अब हमारे अगर हम अगले MCQ से जाने पढ़ते हैं, इधर हमारे से पूछता है कि अमाइलोपेक्टिन आर इंसोल्यूबल इन अमाइलोपेक्टिन डैश एंड इंसोल्यूबल इन डैश। अच्छा, अब इसमें से सिंपल सी बात है कि अमाइलोपेक्टिन यानी कि MCQ नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है बोल रहा है कि ब्राउन शुगर है और इंसोल्यूबल इन वाटर है, या इसका जो करेक्ट आंसर आता है, सॉरी इसको मैं सेट कर लूँ 1 मिनट, हाँ इसका जो बोला है ये ब्राउन शुगर है या वाटर में सोल्यूबल है, या अनब्राउन शुगर है या एथेनॉल में के अंदर इंसोल्यूबल है, या ब्राउन शुगर होने के बाद कोल्ड वाटर के अंदर क्या है इंसोल्यूबल है, या अनब्राउन शुगर है या हॉट वाटर के अंदर क्या है इंसोल्यूबल है। तो इन सब का एक करेक्ट आंसर है वो क्या है कि अमाइलोपेक्टिन जो होती है वो ब्राउन शुगर है, ये बात तो हमें पता है, बहुत ज़्यादा ब्रांच होती है, लेकिन ये इंसोल्यूबल किसके अंदर होती है, वाटर के अंदर होती है, सिंपल सी बात है, इसको आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQ जो कि MCQ नंबर 14 है, हमारे से मालूम करता है। MCQ नंबर 14 हमारे से इधर ये पूछता है कि द रिड्यूसिंग शुगर अमंग द फॉलोइंग इज गैलेक्टोज, ग्लूकोनिक एसिड, ग्लाइकोजिन, सुक्रोज। तो यार इसका जो करेक्ट MCQs है हमारे पास MCQ 14 का वो है हमारे पास गैलेक्टोज ए, यानी कि जो रिड्यूसिंग शुगर है इन सब के अंदर, ये सब तो कॉम्प्लेक्स शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर की बात कर रहा है इधर, सही है। तो वो कौन सी है हमारे पास, गैलेक्टोज है इधर, सही है। सुक्रोज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर, हम इस पर चेक कर सकते हैं MCQ नंबर 14, तो ये हमें पता चल चुका है। तो हमारे अगले MCQ की जानिब बढ़ते हैं। वो कहता है MCQ नंबर 15 सेलुलोज इज डैश हेक्सोस पॉलीसेक्राइड, हेप्टोस पॉलीसेक्राइड, हेट्रोपॉलीसेक्राइड या पेंटापॉलीसेक्राइड। देख लें, पेंटोस पॉलीसेक्राइड या हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेलुलोज बेसिकली क्या है, वो हेक्सोपॉलीसेक्राइड है, क्या है, हेक्सोपॉलीसेक्राइड। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ये भी एक मेमोराइजिंग सवाल है, दिस इज़ नॉट एन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQs की जानिब। वो कहता है कि 16 जो MCQs कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग फर्मनेस बॉक्स लाइक शेप टू प्लांट सेल। बोला है कि इनमें से कौन सा प्लांट सेल का कंपोनेंट है जो उसको प्रोवाइड करता है फर्मनेस, यानी कि एक ढांचा प्रोवाइड करता है, और बॉक्स लाइक शेप प्रोवाइड करता है। सेल वॉल है या सेल वॉल वैक्यूल दोनों हैं, न्यूक्लियस या वैक्यूल दोनों हैं, या सेल मेम्ब्रेन। इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है MCQ नंबर 16 का बेसिकली क्या है, सेल वॉल एंड वैक्यूल दोनों मिलके क्या शेप प्रोवाइड करते हैं। एक तो फर्मनेस कौन प्रोवाइड करता है, वैक्यूल प्रोवाइड करता है, बॉक्स लाइक अपीयरेंस कौन प्रोवाइड करती है, सेल वॉल प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों सेपरेट MCQs भी आ सकते हैं और साथ में MCQs आ सकते हैं। बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि किस तरीके के MCQs आपसे PMC पूछ रहा है। तो ये हम आपके प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको भी हेल्प हो। अगर आपने पहले कर ली तो डेट्स गुड, तो आप इसमें देख सकते हैं कि कोई आपकी मिस्टेक ना हो, ताकि आप अपने जब आप एक्चुअल टेस्ट देने बैठे तो आपका जो एप्टीट्यूड लेवल हो बहुत अच्छा हो। अब हम अगले MCQ से जाने बढ़े तो MCQ नंबर 17 हमारे से पूछता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलियो गोल्जी। यार ये तो आसान है, मुझे पता है आपको पता होगा, इसका आंसर दीजिए मुझे नीचे कमेंट करें इसका आंसर मुझे, मैं आपको एक कमेंट का क्या करूँगा, इंतज़ार करूँगा। पता है तो जो पता होगा, क्योंकि इतनी स्टडी करते हो यार आप लोग। विच ऑफ दिस इज़ द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल विच मेक अप सेकेंडरी सेल वॉल इन प्लांट सेल। यार ये बोल रहा है कि इसमें करेक्ट जो मॉलिक्यूल का जो कॉम्बिनेशन है जो सेकेंडरी सेल वॉल बनाती है प्लांट की, तो उसका आप मुझे करेक्ट क्या बताएं, कॉम्बिनेशन बताएं। तो इसका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है MCQ नंबर 18 का, ये सेलुलोस लिग्निन जाइलम है या सेलुलोस हेमीसेलुलोस लिग्निन है। यार इसका तो मुझे शुरू में ही पता चल गया। इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है सेलुलोस आता है,
हेमीसेलुलोज आता है, उसके बाद क्या आता है, लिग्निन आता है। ये साथ मिलके कौन सा क्या बनाते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं। ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल है सारे मिलके क्या बनाते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल बनाते हैं प्लांट सेल में। ये आपको बात समझ में आ चुकी होगी। ये बायोमोलिक्यूल्स में से सवाल पूछा गया है, सही है। ये फेडरल में से भी ज़्यादा बहुत सारे सवाल आए हैं। फेडरल की टेक्स्ट बुक में से काफ़ी सवाल आते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि 80% आप तैयारी अपनी फेडरल में से रखें। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो दूसरी टेक्स्ट बुक यानी कि पंजाब बोर्ड को भी ज़रा नज़र दौड़ा लें उसके ऊपर, लेकिन ज़्यादा नहीं आते। 80 से 85% कहाँ से सवाल आते हैं, आपके फेडरल से आते हैं। अगर हम हमारे MCQ नंबर 19 पे जाएँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिस्टम ऑफ इलोंगेटेड सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने बोलते हैं, और ट्यूब लिंकिंग द सेल सरफेस मेम्ब्रेन न्यूक्लियर इन्वेलप। अच्छा बोला है, इसकी जो क्या है, इसकी जो ट्यूब्स है वो लिंक करती है किससे, सेल सरफेस मेम्ब्रेन से एंड न्यूक्लियर इन्वेलप से। भाई वो कौन सा ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसकी जो सिस्टर्ने लाइक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, उसकी जो ट्यूब है वो सेल सरफेस से लेके न्यूक्लियर इन्वेलप तक लग रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही है भाई, सेल है, सही है, ये एक सेल है, सेल के अंदर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सेल सरफेस से लेकर ये कनेक्टेड भी होता है, सही है। और कहाँ से जुड़ा हुआ होता है, या न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, ये बात तो आपको पता है। ये पूरा एक्सटेंड हुआ होता है, कहाँ से लेके, सेल मेम्ब्रेन से लेके और आपके न्यूक्लियर इन्वेलप तक, सही है। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQ से जानी, जो कि MCQ नंबर 20 है। मुझे पता है कि आपको मज़ा आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो काइंडली ये आप फिर भी इसको समझे ज़रा। हम चलते हैं हमारे अगले MCQ से जानिब के। अगले MCQ हमारे से पूछता है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन ईजीली पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कौन सी फॉलोइंग चीज़ इजीली पास हो सकती है। ये MCQ बहुत अच्छा है। ये MCQ 2021 में भी पूछा गया था, सही है, जब मैं टेस्ट दे रहा था। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि इसमें से जो करेक्ट आंसर आता है आपके पास, वो आता है ए इज़ द करेक्ट आंसर। यानी कि फेट सोल्यूबल जितनी भी चीज़ें होंगी वो क्या कर देंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर सकती हैं, क्रॉस कर लेंगी ईजीली। यानी कि कौन सी फेट सोल्यूबल थिंग्स, सही है, यानी कि फेट सोल्यूबल जितने भी सब्सटेंस है वो सब क्रॉस कर लेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। अब हमारे अगले MCQ से जानिए बढ़ते हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज न्यूक्लिक एसिड, कैटोनाइड एसिड, काइटिन, म्यूरिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, पता है तो बताएं, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, म्यूरिन इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल। म्यूरिन का दूसरा नाम भी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, नाम बता दिया मैंने आपको बस, सही है। अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQ की तरफ। तो हमारे से पूछता है MCQ नंबर 22, बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फेगोसाइटोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। MCQ नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस तरीके से कैसे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सिंपल डिफ्यूजन के तहत। आपको पता तो है सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है, सिंपल डिफ्यूजन के तहत ही क्या होती है, पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सही। अब हमारा MCQ नंबर 23 बोलता है विच पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल इन रेगुलेटिंग ब्रीथिंग पैटर्न्स। अच्छा, ये है बड़ा ही प्यारा सा सवाल, मेरा भी फेवरेट है। इसका करेक्ट आंसर अब मैं बता देता हूँ, मेड्यूला ऑब्लिंगेटा है या सेरिबेलम है, नहीं है वो भी, ना ब्रेन स्टेम है। करेक्ट आंसर जो उसका आता है वो आता है पोन्स। पोन्स इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द ब्रीथिंग पैटर्न्स, सही है। ब्रीथिंग पैटर्न्स कौन रेगुलेट करता है, पोन्स करता है। यार इस बात को भी आपने अपने जहन में रखना है। तो अब चलते हैं हमारे अगले MCQ से जानिए। MCQ नंबर 24 कहता है हमारे से, व्हाट इज़ द चेंज इन रेस्टिंग पोटेंशियल व्हेन न्यूरॉन फायर्स अ नर्व इम्पल्स, यानी कि न्यूट्रॉन फायर्स अ नर्व इम्पल्स। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQ से जानिए कि MCQ नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है बी, यानी कि इट बिकम्स मोर पॉजिटिव मूविंग फ्रॉम द सेल बॉडी टू एक्सोन, यानी कि जो न्यूरॉन होता है वो क्या होता है, मोर पॉजिटिव हो जाता है मूविंग फ्रॉम द सेल बॉडी टू एक्सोन। 24 का जो करेक्ट आंसर है वो मैंने बता दिया आपको, बी है। अब चलते इसी तरीके से हमारे अगले MCQ से जाने। अगला MCQ हमारे से पूछता है कि व्हेन अ न्यूरॉन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -17 मेम्ब्रेन वॉल एंड -19 मेम्ब्रेन वॉल, इट इज सेड टू बी अ स्टेट ऑफ डिपोलराइजेशन, सही है, या हाइपरपोलराइजेशन,
रिपोलराइजेशन या न पोलराइजेशन। यार MCQ नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास वो आता है बी, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, यानी कि ऐसी हालत आपके न्यूरॉन की, सॉरी मैं इसको हाइपर पोलराइजेशन का निशान इधर लगा देता हूँ, इधर ऊपर आए तो आप देखते हैं, यानी कि कौन सा पोटेंशियल हो -70 से लेके -90 तक का जो पोटेंशियल हो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। इस बात को आपने अपने दिमाग में रखना है। तो अब इसी तरीके से अगर हम अगले MCQs की जानिब बढ़ते हैं, MCQ नंबर 26 होता है एडिसन डिजीज़ अकर्स बिकॉज ऑफ अंडर सिक्रीशन ऑफ विच हार्मोन। एडिसन डिजीज़ कब दिखती है, जब किसी कौन से हार्मोन की सिक्रीशन कम हो जाए। इसका करेक्ट आंसर है, बताएं आप मुझे, कॉर्टिकोस्टेरोन, सॉरी ये हार्मोन है जिसकी वजह से क्या होता है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ। कॉर्टिकोस्टेरोन की क्या हो, अंडर सिक्रीशन की वजह से क्या हो जाता है, एडिसन डिजीज़ अकर हो सकती है। ये MCQs आपको दिमाग में बिठा कर रखना है। ये MCQs ऐसे ही उठा के दे रहा है और बहुत अच्छे MCQs बनाए, इस बात को मानना पड़ेगा PMC मुझे। अब चलते हैं हमारे अगले MCQs की जानिब। वो कहता है कि फंक्शन ऑफ इंसुलिन क्या है, प्रोमोटिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोजन, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ब्रेक डाउन, प्रमोटिंग द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू प्रोटीन, या रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको आता है 26 का, वो मैंने बता चुका हूँ आपको, डी है, यानी कि पहले ही मैंने इधर बता दिया, रिड्यूस करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले MCQ की जानिब। इन द टर्म्स ऑफ देयर इफेक्ट्स ऑन मेटाबॉलिज्म ऑल ऑफ देम आर मिसमैच एक्सेप्ट। बोला है कि अगर हम इधर एक टर्म, यानी कि इन द टर्म्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ मेटा, यानी कि अगर हम इफेक्ट देखें मेटाबॉलिज्म का, तो ये सारे क्या है, मिसमैच हैं, एक्सेप्ट इन सब में सारे क्या है, मिसमैच है, सिर्फ एक के अलावा। तो अब मैं आपको मेटाबॉलिज्म के अलावा देख, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। दिस आर द क्या है, ये इफेक्ट हैं, ये सारे एक मेटाबॉलिज्म के तहत चलते हैं, यानी कि एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और ये सारे क्या है, मिसमैच हैं। अब अगर आप गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन को देखते हैं, ये सारे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करते हैं। अब इंसुलिन के एक अलग सेंस के अंदर निकलता है। अगर आप फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन को देखें तो यार ये तो दोनों ही डिफरेंट है। ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ये आपकी ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में काम करता है। एड्रेनोकॉर्टिको हार्मोन एक अलग सेंस में काम करता है। ये सारे क्या है, मिसमैचेस। का जो करेक्ट आंसर आता है वो सी आता है, मैंने आपको बता दिया। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन इज़ द करेक्ट। अब इसी तरीके से अगर हम MCQ नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे से कहता है डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द एनिमल फाइलम एनिमल ग्रुप, यानी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। यार इसका करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वेट करूँगा। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो करेक्ट आंसर। यार अगर आप रिवीजन करें तो मुझे यकीन आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है नाइजीरिया। क्योंकि जो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम होता है किस में पाया जाता है, आपका नाइजीरिया में पाया जाता है। नाइजीरिया में, इस बात को आप अपनी तस्वीर में बना के रख लें, हाथ में लिख लें या आप नोट बना लें इसका। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हम चलते हैं अगले MCQ से, जानिए बोलता है कि सेकोग्लोसिस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट। पता है कौन से इनवर्टिब्रेट के से ताल्लुक़ रखता है सेकोग्लूकोस, MCQ नंबर 13 हमारे से पूछता है कि सेकोग्लूकोस बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट, पोरीफेरा, नाइडेरिया, इकाइनोडर्मेटा या हीमोकोर्डेटा। तो MCQ नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है हीमोकोर्डेटा। सही है। इसी तरीके से अगर हम MCQ नंबर 31 की जानिब बढ़ते हैं, वो बोलता है विच इज़ द करेक्ट अबाउट द ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स, दे ऑल आर बायलेटरल, या दे शो रेडियल एज वेल एज बायलेटरल सिमिलर, दे ऑल आर प्रोटोस्टोम, या दे ऑल आर ड्यूटोस्टोम। इसका जो करेक्ट आंसर आता है MCQ नंबर 13 का 13 ही है ना, 31 का जो करेक्ट आंसर आता है हमारे पास वो क्या आता है, ए आता है। दे ऑल आर बायलेटरल। ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं, बायलेटरल होते हैं। सही है, इस बात को अपने दिमाग में रखें। जितने भी ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल होते हैं दे आर बायलेटरल। सही है, बायलेटरल सिमेट्री होती है इनके पास। इसी तरीके से हम जाते हैं विच फीचर आइडेंटिफाई ड्यूटोसोम। कौन सा फीचर होता है जो क्या आइडेंटिफाई करता है, ब्लास्टोस्पोर में एग्जाम आउट, या जाइगोट डिवाइड्स स्पायरली, मेसोड्रम फॉर्म द डेवलपिंग गट, या फेट ऑफ ईच
ब्लास्टोमर इज़ प्री डिटरमाइंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे बता सकते हैं। MCQ नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर आता है 32 का जो करेक्ट आंसर आता है वो क्या आता है? सी। देखिए मेसोडर्म फ्रॉम द डेवलपिंग गार्ड, ये क्या होती है? आइडेंटिफाई कर सकता है ड्यूटोस्ट्रोम को, यानी कि जिसके पास 2 ओपनिंग होंगी। सही है, ऐसी बात है, ड्यूटोस्ट्रोम जब भी बनता है जिसके पास गट हो। अब इसी तरीके से अगर हम MCQ नंबर 33 के पास आते हैं, विच इज़ अबाउट द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, इट डिटेल्स इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर कैटालाइजिंग, यानी कि कौन सी बोला है कि व्हाट इज़ करेक्ट, यानी कि कौन सी चीज़ करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन सब के अंदर से। तो इसके अंदर जो करेक्ट आपको स्टेटमेंट मिलती है MCQ नंबर 33 की, वो मिलती है ए, इट डिटेल्स इटसेल्फ फ्रॉम द प्रोडक्ट आफ्टर कैटालाइसिस। पहली के अंदर ही मैंने बता दी यही करेक्ट है, दूसरी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं आपको MCQ नंबर 34 पे बताता हूँ। द ऑप्टिमम pH फॉर स्लेवरी अमाइलेज इज़ 2, 6.8, 7.6 या 9। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 6.8 इज़ द ऑप्टिमम pH ऑफ स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम है भाई, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। अब इसी तरीके से हम MCQ नंबर 35 की तरफ जाते हैं। सॉरी, ये MCQ नंबर 35 दो दफ़ा आया हुआ है, मेरे ख्याल से ये टाइपिंग एरर है उन्हीं की तरफ से। तो हम चलते हैं अगले MCQ से जाने। MCQ नंबर 36 हमारे से पूछता है कि एंजाइम हैव कैपेसिटी टू चेंज कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन द रिएक्शन सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, pH ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर्स। एंजाइम हैव कैपेसिटी टू चेंज, इनमें से कौन सी कैपेसिटी एंजाइम के पास जो चेंज कर सकता है? MCQ नंबर 36 आपसे पूछता है। तो यार टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन सिस्टम का क्या चेंज करता है? वो टेम्परेचर चेंज करता है। ये कैपेसिटी क्या एंजाइम के पास? तो आपको पता चाहिए एनर्जी, यानी कि जो टेम्परेचर इज़ ऑल्सो एनर्जी, यानी कि वो जब चेंज करता है तो चेंज से मुराद है कम करता है वो एनर्जी, यानी कि टेम्परेचर को, रिएक्शन के टेम्परेचर को बेसिकली। सॉरी, इधर हमारे पास अगला MCQ भी हाँ बोल रहा है कैटालिस्ट डेट इंक्रीज द रेट ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड, विटामिन, प्रोटीन, या जाहिर सी बात है ये तो आपको पता होगा, मुझे पता है, एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। ये तो होते हैं जो आपके एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं इन्हें हम। तब हम अगले MCQ से जाने पढ़ते हैं। MCQ नंबर 38 हमारे से पूछता है द ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पीशी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एडाप्टेशन, इवोल्यूशन, न्यू डार्विनिज्म या स्पेशल क्रिएशन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑफ कोर्स इवोल्यूशन, बी, यानी कि ऑरिजिन ऑफ न्यू स्पीशी। ये एक डेफिनेशन है किसकी? एवोल्यूशन की, लिख लो इसको, बेहतरीन डेफिनेशन है। होमोलोगस ऑर्गन इंडिकेट द कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कोवोल्यूशन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर है 39 का वो है बी, यानी कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन दिखाता है, यानी कि होमोलोगस जो ऑर्गन्स जो इंडिकेट करते हैं एवोल्यूशन के अंदर, अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बेसिस के ऊपर एवोल्यूशन को चेक करें तो उसको हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। सिंपल सी बात है, ये भी आपका MCQ हमने क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया है, बट से हेडशॉट के साथ। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले MCQ की जानिब। MCQ में 14 हमारे से कहता है द वेरिएशन इन द इंडिविजुअल दैट लीड टू एवोल्यूशन आर बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन दियर जीन्स, एनाटमी, फिजियोलॉजी, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी कि जो वेरिएशन होती है इंडिविजुअल के अंदर डेट लीड टू एवोल्यूशन, जो एवोल्यूशन करवाती हैं, आर बिकॉज ऑफ किस डिफरेंस की बिना के ऊपर करवाती है? एनाटमी की डिफरेंस की बिना पे होता है, जीन की डिफरेंस की बिना पे होता है, फिजियोलॉजी की डिफरेंस की बिना पे होता है, या एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो MCQ में 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑफ कोर्स वेरिएशन आती है किसके अंदर? जीन के अंदर आती है। जो जीन के अंदर वेरिएशन होती है वही लीड करती है किससे? एवोल्यूशन की वजह से। सही है, सिंपल सी बात है, जीन के अंदर वेरिएशन आती हैं जो क्या करवाती हैं? एवोल्यूशन करवाती हैं। इस बात को अपने जहन में रखें। तो अब चलते हैं हमारे अगले MCQ से जानिए। MCQ नंबर 41 कहता है कि एवोल्यूशन इज़ द प्रोसेस that demonstrate how characters are passed from one generation to next generation। यार मेरे ख्याल से तो 41 का ये आंसर नहीं है।
इसी तरीके से बी का ऑप्शन देखते हैं, हाउ ऑर्गेनिज्म परफॉर्म दियर एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, ये भी नहीं है। हाउ स्पीशीज़ ऑरिजिनेट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशी, ये है करेक्ट आंसर एक्चुअली। यानी कि एवोल्यूशन हमें बताता है कि किस तरीके से स्पीशी ओरिजिनेट यानी कि तख्लीक होती हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशी, यानी कि जो स्पीशी होती है उसी से कौन सी नई स्पीशी बनती है, वो हमें क्या बताता है, एवोल्यूशन बताता है। सिंपल सी बात है, ये बात आपको पता चल चुकी है और ये एमसीक्यूज भी हमारा सॉल्व होगा। इसी तरीके से हम हमारे अगले एमसीक्यूज से जानी बढ़ते हैं। अगले एमसीक्यूज हमारे कह रहा है कि सॉरी एमसीक्यू वीडियो लंबी होती जा रही है भाई। अब कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एब्सेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, अमाइलेज, एरिप्सिन, लैपेस, ट्रिप्सिन, विच ऑफ द एंजाइम इज फॉलोइंग इज एब्सेंट इन पैंक्रियाटिक जूस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देंगे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है एरिप्सिन, क्या है, एरिप्सिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम एब्सेंट इन पैंक्रियाटिक जूस, एरिप्सिन इज एब्सेंट, सही है, तो आपको पता चल गया। अब इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 43 बोलता है अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय बोथ ओवर ईटिंग फैटनिंग फूड इज कॉल्ड, तो इसको हम इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये भी फूड पॉइजन की मेरे ख्याल से वो है। हम इसको चेक कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 43 का जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो आता है बुलिमिया नर्वोसा, ये कंडीशन है वो क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, सही है। अब इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 44 हमारे से पूछता है द इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड, इनकम्प्लीट और इम्परफेक्ट डाइजेशन इज कॉल्ड एनारोक्सिया, बोटेलिज्म, बुलिमिया या डायस्पीसिया। तो 44 का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है डी, डायस्पीसिया, डायस्पेप्सिया, इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है। तब चलता है हमारे अगले एमसीक्यू से जानी। वो कहता है कि 45 जो एमसीक्यू है वो कहता है कि द सोमैटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन, फाइब्रोस प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स या मायोसिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है 45 का वो आता है सी, यानी कि वो क्या करता है, कौन सा करता है, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड कौन मेंटेन करता है, आपका प्लाज्मा प्रोटीन करता है, जिसको हम अल्ब्यूमिन्स, फिब्रिनोजिन, ये सारे क्या आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, सही है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं अगली एमसीक्यू से जाने। वो बोलता है कंसंट्रेशन ऑफ बाइल इज़ द फंक्शन ऑफ विच बॉडी पार्ट, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाट या स्टमक। इसका जो करेक्ट आंसर आता है 46 का वो होता है हमारे पास बी, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर यानी कंसंट्रेशन जो होती है बाइल की इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल, यानी ये गॉल ब्लैडर, सही है। इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू से जाने। वो बोलता है कि विच वन इज़ द कॉन्टीजियस डिजीज़, बताए कौन सी कॉन्टीजियस डिजीज़ है, लंग कैंसर, एस्देमा, पल्मिनरी ट्यूबरक्लोसिस या एफाइसीमा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीजियस डिजीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्टीजियस डिजीज़, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो अब चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू से जानी। वो कहता है कि विच सेल प्रोटेक्ट स्टमक वॉल बाय प्रोड्यूसिंग म्यूकस, म्यूकस सेल, चीफ सेल, जाइमोजिन सेल या एंडोक्राइन सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलता है वो हमें मिलता है 48 का, वो मिलता है ए, म्यूकस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द म्यूकस, सही, इन स्टमक बाय स्टमक वॉल। तो अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 49 पे। वो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, इन सम बैक्टीरियल सेल। उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताएं इसका आंसर आप दीजिए मुझे, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर। अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 50 के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 50 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम एंटीबायोटिक्स सच एज बीटा लैक्टम, ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, स्पोर्स, स्लाइम, कैप्सूल। तो इसके अंदर बताएं कि कौन सा ऐसा बैक्टीरियल सेल का कंपोनेंट है जो क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है किसके, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, बताएं, जो जैसे कि बीटा लैक्टम, ये ड्रग की पूरी क्लास होती है। तो आप बता सकते हैं मुझे इसका जो, यस, इसका जो करेक्ट होता है आंसर होता है वो होता है सी, सही है, सी, यानी कि ये प्रोवाइड क्या करता है,
स्लाइम प्रोवाइड करता है, यानी कि रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है एंटीबायोटिक्स की, यानी कि 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, मैंने बता दिया आपको। अब चलते हैं 51 की जानिब। वो बोलता है अ वेरी डेलिकेट सराउंडिंग डेट में रिजल्ट इन द डेट ऑफ बैक्टीरिया इफ डैमेज इज कॉल्ड। बोला है कि वेरी डेलिकेट सराउंडिंग डेट में लीड रिजल्ट इन डेथ ऑफ बैक्टीरिया इफ डैमेज इज कैप्सूल, फ्लैजिला, सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास आता है एमसीक्यूज में 51 का, वो आता है सी। तो यार ये एमसीक्यूज हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो अब हम चलते हैं, अब जितने भी एमसीक्यूज के आंसर होंगे वो आप मुझे देंगे, मैं इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ रीड करूँगा, क्योंकि यार आपने भी तो प्रैक्टिस करी है ना, आप पोर्टल पे भी करें अगर आपने, ताकि आपको उधर अपना स्कोर भी पता चल जाए। ठीक है, तो पहले इधर देख लें, उसके बाद आप पोर्टल पर भी जाइएगा। अब चलें अब हम जल्दी बताते हैं 52 एमसीक्यूज का। प्रोटीन फैक्ट्रीज इन प्रोकैरियोटिक सेल, पता होगा इसका आंसर आपको, जल्दी से इसका आंसर दीजिए नीचे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। बोला है कि ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैथोजेंस वी यूज़ ड्राई हीट विच कॉजेस। बोला है कि हम स्टेरिलाइजेशन की प्रोसेस के अंदर पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ड्राई हीट को यूज़ करते हैं। वो क्या करती है, वो क्या कॉज कराती है, इसका आंसर भी दीजिए मुझे नीचे। सही है, तो आप दे सकते हैं मुझे नीचे इसका आंसर। तो अब चलते हैं हमारे एमसीक्यू नंबर 54 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 50 बोलता है वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बॉडी। बताएं इसका करेक्ट बता देना यार, जल्दी से बता दें, आराम से बता सकते हैं यार, यूट्रस के अंदर होता है। ये बड़े आसान एमसीक्यू, जितने भी मुश्किल एमसीक्यूज थे वो मैंने आपको बता दिया, ये बहुत आसान एमसीक्यूज है। बोला है प्रोलिफरेटिव फेज इज ऑल्सो टर्म्ड एज सेक्रेटरी फेज, मेंस्ट्रुअल फेज या फॉलिकुलर फेज, प्री ओव्यूलेटरी फेज या सेकेंडरी फेज। इसका करेक्ट आंसर आप मुझे दे सकते हैं। द यूट्रस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑपिस इनटू द प्लेसेंटा, ओवरी, सर्विक्स, ओविडक्ट। इसका जो आप मुझे करेक्ट आंसर दे सकते हैं नीचे 56 एमसीक्यूज का। व्हाट इज फंक्शन ऑफ फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सर्टोरी सेल। स्टीम, यानी कि स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टिमुलेट सेक्रेटरी सेक्सुअल डेवलपमेंट, प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म या इनहिबिट स्पर्मेटोजेनेसिस। या सर्टोरी सेल एक ही काम करते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, सिंपल सी बात है। बताएं एमसीक्यू नंबर 58 का भी बता दिया है आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बताएं इसका भी करेक्ट आंसर बताएं एमसीक्यू नंबर 58 का। अब इसी तरीके से एमसीक्यू नंबर 59 पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट प्राइमरी ड्यू टू एजिंग। बताएं कौन सी टाइप होती है जो एजिंग की वजह से क्या कॉज करती है, आर्थराइटिस कॉज करती है। सेप्टिक आर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑस्टियो आर्थराइटिस या रिमोटॉइड एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस, दोनों ही। इसका करेक्ट आंसर आप दे सकते हैं। इसी तरीके से हम एमसीक्यू नंबर 60 की तरफ जाते हैं तो बोलता है सेप्टिक आर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय एजिंग, बैक्टीरिया, मेटाबॉलिक या फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। और ये किस वजह से कॉज होता है, बैक्टीरिया की वजह से कॉज होता है। किसकी वजह से कॉज होता है, बैक्टीरिया की वजह से, सेप्टिक आर्थराइटिस। बोलता है कि साइनोवियल कैविटी आर फिल्ड विद ब्लड, सॉल्ट, साइनोवियल फ्लूइड। करेक्ट आंसर ये है इसका। मेंडल आइडिया डेट पेयर्स ऑफ फर्टिलाइजर सेपरेट ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो 63 का जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है बी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत आसान एमसीक्यूज है, बहुत आसान एमसीक्यूज है। तो इसी तरीके से आप मुझे इसका भी आंसर दे सकते हैं 64 का। इस 64 का भी आंसर दीजिए और 65 का भी। ये बोल रहा है कि अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म ओनली विथ हाइब्रिड्स, विथ प्योर टाइप्स, ओनली बिटवीन रिसेसिव, या टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेट। तो 65 का करेक्ट आंसर आप मुझे दे सकते हैं, मैं बता देता हूँ, वरना तो यार ये वाला करेक्ट आंसर है इसका डी। तो इसी तरीके से हम 66 पे भी जाते हैं। वन मैप यूनिट इज सपोज टू इक्वल डैश फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर आपको मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है, जल्दी से बताएं इसकी। सही है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अल्बाइनिज्म इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ये बिल्कुल सॉल्व होगा। 67 का करेक्ट आंसर आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे आप देंगे, मैं आपको करेक्ट बता दूंगा कि हाँ आपने करेक्ट बताया, नहीं बताया वो भी मैं बता दूंगा।
जेनेटिक्स की आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि जेनेटिक्स में से एटलीस्ट इधर इन्होंने तकरीबन 4 सवाल पूछ लिए आपसे। जेनेटिक्स में से ज़्यादा सवाल आएंगे मुझे लग रहा है। फिनोटाइप रिप्रेजेंट्स फिजिकल अपीयरेंस, यस ऑफ कोर्स फिजिकल अपीयरेंस रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए यार, हमने आज का जो प्रैक्टिस टेस्ट था, यानी कि मॉक का जो प्रैक्टिस टेस्ट था, वो हमने सॉल्व किया है बेसिकली। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, लेक्चर के ये MCQs की डिस्कशन थी, जो कि मैंने आपको डिटेल के अंदर सारे कीज़ भी बताई हैं और सब चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी हैं विद एक्सप्रेशन ऑफ एवरी MCQs, जो कि बायोलॉजी के प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर था। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ या नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।